नमस्कार, देवभूमि समाचार देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ पूजा झा। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे बड़ी खबर के साथ। उत्तराखंड पंचायत अधिनियम 2016 संशोधन विधेयक को मंजूरी मिल गई है। राज्यपाल ने संशोधन विधेयक 2022 को मंजूरी दे दी है। अब पंचायत प्रतिनिधियों को जेल नहीं होगी रिकॉर्ड जमा न करने पर। इसमें जुर्माने का प्रावधान लगाया गया है। बड़ी अपडेट आपको दे रहे हैं। उत्तराखंड पंचायत अधिनियम 2022 के संशोधन विधेयक को मंजूरी मिल गई है। राज्यपाल ने संशोधन विधेयक को मंजूरी दी है। अब पंचायत प्रतिनिधियों को रिकॉर्ड जमा न कराने पर जेल नहीं होगी, जेल नहीं जाना होगा, जुर्माने का प्रावधान लगाया गया है। इस पर बड़ी अपडेट आपको दे रहे हैं। पंचायत अधिनियम 2016 संशोधन विधेयक को मंजूरी दी गई है। जुर्माने का प्रावधान लगाया गया है। इससे पहले रिकॉर्ड जमा न कराने पर जो पंचायत प्रतिनिधि होते थे उनको जेल हो सकती थी, लेकिन अब संशोधन विधेयक को मंजूरी मिली है। इसके बाद अब पंचायत प्रतिनिधि अगर अपना रिकॉर्ड जमा नहीं कराते हैं तो उनको जेल नहीं होगी, जुर्माने का प्रावधान लगाया गया है। बड़ी अपडेट आपको दे रहे हैं। राज्यपाल ने संशोधन विधेयक 2022 को मंजूरी दी है। इसी खबर पर ज्यादा अपडेट के लिए हमारे साथ अभय कैंतुरा जुड़े हुए हैं। अभय, उत्तराखंड पंचायत अधिनियम 2016 संशोधन विधेयक को मंजूरी मिल गई है और इसके तहत रिकॉर्ड जमा न कराने पर अब पंचायत प्रतिनिधियों को जेल नहीं होगी। क्या कुछ अपडेट है? उत्तराखंड सरकार की तरफ से जो शीतकालीन सत्र आहूत किया गया था पूर्व में, उस शीतकालीन सत्र में उत्तराखंड पंचायत अधिनियम 2016 संशोधन विधेयक 2022 को सदन के पटल पर रखने का काम किया गया था जी। ध्वनि मत से सदन में इस विधेयक संशोधन विधेयक को पास किया गया था और राजभवन के लिए मंजूरी के लिए राजभवन को भेज दिया गया था। परीक्षण के बाद राजभवन की तरफ से इस संशोधन विधेयक को पास कर दिया गया और इस विधेयक के पास होते ही कहते हैं कि उत्तराखंड में जो अधिनियम था, ये अधिनियम बनने के साथ इस पर जो संशोधन हुआ, उस संशोधन के आधार पर अब नया पंचायत राज के तहत जो काम व्यवस्था होनी है, उस व्यवस्था को लागू करने का काम यहाँ पर किया जाएगा। पूर्व में जिस तरह के प्रावधान थे कि अगर कोई पंचायत प्रतिनिधि अपने रिकॉर्ड जमा नहीं करा पाता तो उसके खिलाफ जुर्माने के साथ साथ उसको सजा देने का भी जो प्रावधान था, उसमें बड़ा संशोधन यहाँ पर किया गया है। और अब है ये जो संशोधन हुआ है विधेयक में, इसके तहत पंचायत प्रतिनिधि अगर रिकॉर्ड जमा नहीं कराते हैं तो उनको जेल नहीं होगी। इससे पहले जो विधेयक था, इससे पहले जो कानून था, उसमें रिकॉर्ड अगर जमा नहीं कराते हैं पंचायत प्रतिनिधि तो उनको जेल हो सकती थी। तो ये कितने समय की जेल होती थी और अब जो विधेयक में संशोधन हुआ है उसके बाद जुर्माने का कितना प्रावधान लगाया गया है, कितना जुर्माना लग सकता है? पूर्व में जो अधिनियम के जो लागू था, उस अधिनियम में सीधे तौर पर कह सकते हैं कि रिकॉर्ड जमा न कराने पर जो आरोप होते थे, पुष्टि हो जाने पर उसके खिलाफ सजा का प्रावधान था। सजा में कह सकते हैं कि 2 से 3 साल तक की सजा का प्रावधान यहाँ पर रखा गया था। जो जुर्माने की राशि थी वो 5 से 10 हजार रुपए की जुर्माने की राशि यहाँ पर नियत की गई थी। लेकिन अब कह सकते हैं कि अधिनियम में संशोधन होने के बाद जो सजा का जो प्रावधान था उसे यहाँ पर खत्म करने का काम किया गया। 50,000 रुपए जुर्माने के तौर पर यहाँ पर राशि जमा करने के लिए कहा गया है। बड़ा संशोधन इसे माना जा सकता है। उत्तराखंड में उन पंचायत प्रतिनिधियों के लिए एक राहत की खबर कही जा सकती है जो ये कह सकते हैं कि किन्हीं कारणों के बाद अपने जो रिकॉर्ड होता है उन रिकॉर्डों को जमा नहीं करा पाते या उस रिकॉर्ड को मेंटेन करने में उन्हें दिक्कतों का जो सामना करना पड़ता, उस पर बड़ी राहत उनको यहाँ पर पूर्व में इस राहत के ना मिलने के चलते कह सकते हैं कि कई पंचायत बिल्कुल अब है पंचायत प्रतिनिधियों के लिए बड़ी राहत की बात है। शुक्रिया इस अपडेट के लिए। आप बने रहिए, हम फिर आपसे जुड़ेंगे। तो राज्यपाल ने संशोधन विधेयक 2022 को मंजूरी दे दी है। वहीं देहरादून में विधवा और विधुर कर्मचारी को अनिवार्य तबादलों में छूट मिलेगी। 5 विकल्पों में से एक स्थान पर तबादला हो सकेगा। बड़ी अपडेट आपको दे रहे हैं। विधवा और विधुर कर्मचारियों को तबादलों में अनिवार्य छूट मिलेगी और 5 विकल्पों में से एक स्थान पर उनका तबादला हो सकेगा। तबादला अधिनियम की धारा 17 के तहत समिति का गठन किया गया है। गठित कमेटी की सिफारिशों पर सरकार अब मोहर लगाएगी। बड़ी अपडेट आपको दे रहे हैं। तबादला अधिनियम 17 के तहत समिति का गठन किया जाएगा और इसमें विधवा और विधुर कर्मचारी जो हैं उनको अनिवार्य रूप से तबादलों में छूट दी जाएगी।
5 विकल्पों में से एक स्थान पर उनका तबादला होगा। उनको 5 विकल्प दिए जाएंगे जिसमें से वो चुन सकेंगे कि उनको किस स्थान पर तबादला चाहिए। तबादला अधिनियम की धारा 17 के तहत एक समिति का गठन किया जाएगा। गठित कमेटी की सिफारिशों पर अब सरकार की मोहर लगना बाकी है। देखना होगा कि सरकार कब तक इस कमेटी की सिफारिशों पर मोहर लगाती है। बड़ी अपडेट आपको दे रहे हैं, यहाँ पर देहरादून से बड़ी अपडेट आपको दे रहे हैं। विधवा और विधुर कर्मचारी को अनिवार्य तबादलों में छूट दी जाएगी। इसी खबर पर ज्यादा अपडेट के लिए हमारे साथ अभय कैंतुरा जुड़े हुए हैं। अभय, विधवा और विधुर कर्मचारी जो है प्रदेश में, उनको अनिवार्य रूप से अब तबादलों में छूट मिलेगी। उनको 5 विकल्प दिए जाएंगे जिनमें से वो चुन सकेंगे कि उनको किस स्थान पर तबादला चाहिए। क्या कुछ अपडेट है इसको लेकर? ये बड़ी कर्मचारियों के लिए बड़ी राहत की खबर कही जा सकती है। धारा 27 के तहत जो अनिवार्य जो तबादले अब तक प्रदेश भर में होते थे, उनमें कई विकल्प ऐसे होते थे जिनको चुनने में कर्मचारियों को परेशानियों का सामना करना पड़ता था। लेकिन अब ये कहा जा सकता है कि जो अनिवार्य तबादलों में जो यहाँ पर अनिवार्य का जो विकल्प था, उसमें 5 नए विकल्प देने का काम यहाँ पर किया गया। अनिवार्य तबादलों की जो धारा 27 है, उसकी जो धारा है 17, उसके तहत यहाँ पर अब ये कह सकते हैं कि जो विधुर या विधवा जो कर्मचारी होंगे, उनको अपने जो उनका जो नजदीकी जो गृह क्षेत्र है, उस गृह क्षेत्र के नजदीक 5 विकल्प उनको दिए जाएंगे ताकि वहां पर अपनी तैनाती कर सके, अपनी ज्वाइनिंग को वहां से कर सके और उनकी जो परेशानी, उन परेशानियों का समाधान उनका वहां पर निकल सके। बिल्कुल है, विधुर और जो विधवा कर्मचारी हैं उनके लिए बड़ी राहत की खबर है। और इसके लिए तबादला अधिनियम की धारा के तहत एक समिति का भी गठन किया गया है। तो किन किन लोगों को इन समिति का सदस्य बनाया गया है? ये जो समिति अनिवार्य तबादलों को लेकर जो समिति बनी थी, उस समिति की अध्यक्षता स्वयं शासन के जो मुख्य सचिव हैं डॉक्टर एस संधू, उनके द्वारा वहां पर की जा रही थी। उन्होंने उनमें जो समिति की जो सिफारिशें थी, उन सिफारिशों का अध्ययन करने के लिए यहाँ पर कहा था। और उन अध्ययनों के बाद जो सुझाव यहाँ पर दिए गए थे, उन सुझावों पर एक समिति की जो बैठक थी, उस बैठक में निर्णय यहाँ पर लिया गया कि जो अनिवार्य जो तबादले हैं, उन तबादलों में कर्मचारियों को, खासतौर ऐसे कर्मचारी चाहे वो विधवा हो, विधुर हो या गंभीर बीमारियों से जो ग्रसित जो कर्मचारी है, पीड़ित जो कर्मचारी है, उनको राहत देने का काम यहाँ पर किया गया। और मुख्य सचिव के ये कह सकते हैं कि इस निर्देश के बाद पूरे प्रदेश भर में विभिन्न विभागों में जो अनिवार्य जो तबादले होने थे, अब है इस कमेटी की जो सिफारिश है, इस पर अभी सरकार की मोहर लगना बाकी है। तो क्या उम्मीद जताई जा रही है, कब तक जो कमेटी की सिफारिश है उन पर मोहर लग सकती है सरकार की? ये कहा जा सकता है कि जल्द ही सरकार की तरफ उन सब चीजों पर यहाँ पर जो कमेटी की जो सिफारिश है उनको उन पर मोहर लगाने का काम यहाँ पर किया जाएगा, क्योंकि सरकार कर्मचारियों के हित को लेकर बड़े संजीदगी के साथ यहाँ पर काम करी है। ऐसे में मुख्य सचिव की अध्यक्षता में जो कमेटी का गठन हुआ था, उस कमेटी के गठन के सुझाव पर जल्द ही सरकार की तरफ से मोहर लगाने का काम किया जाएगा। तो ये समझा जा सकता है कि अगले जो जैसे ही नया वर्ष शुरू होगा, नए वर्ष शुरुआत में ही सरकार की तरफ से इसे मंजूरी देने का काम कर दिया जाएगा और साल के मध्य में ही जो कर्मचारियों की जो राहत अनिवार्य तबादलों की रिपोर्ट होगी, वो यहाँ पर मिलने लग जाएगी। जी अभय, बहुत बहुत शुक्रिया इन अपडेट्स के लिए आपका। तो देहरादून से एक और बड़ी अपडेट आपको दे रहे हैं। पूर्व आईएफएस को हल्द्वानी कोर्ट में पेश करेगी विजिलेंस की टीम। आज कालागढ़ टाइगर रिजर्व में सरकारी धनराशि में घोटाले का आरोप है इन पर। बड़ी अपडेट आपको दे रहे हैं। पूर्व आईएफएस अधिकारी को आज गाजियाबाद से विजिलेंस की टीम और पुलिस की टीम ने गिरफ्तार किया है और इनको आज हल्द्वानी कोर्ट में पेश किया जाएगा विजिलेंस की टीम द्वारा। बड़ी अपडेट आपको दे रहे हैं। पूर्व आईएफएस को हल्द्वानी कोर्ट में विजिलेंस की टीम आज पेश करेगी और इनके ऊपर पेड़ों के कटान, साथ ही आय से अधिक संपत्ति के मामले दर्ज है। इसके खिलाफ विजिलेंस की टीम ने इन पर कार्रवाई की है और आज गाजियाबाद से पूर्व आईएफएस अधिकारी की गिरफ्तारी की गई। जल्द ही उनको आज हल्द्वानी कोर्ट में पेश किया जाएगा। विजिलेंस की टीम हल्द्वानी कोर्ट में पूर्व आईएफएस अधिकारी को पेश करेगी। कालागढ़ टाइगर रिजर्व में सरकारी धनराशि में घोटाले का इन पर आरोप है, जिसके चलते आज पूर्व आईएफएस को विजिलेंस की टीम ने और पुलिस की टीम ने गाजियाबाद से इनको गिरफ्तार किया है। पिछले 1 महीने से इनकी तलाश की जा रही थी, विजिलेंस की टीम को इनकी तलाश थी और आज इनको गाजियाबाद से गिरफ्तार किया गया है और बताया जा रहा है कि आज हल्द्वानी कोर्ट में विजिलेंस की टीम आईएफएस अधिकारी को कोर्ट में पेश करेगी।
उत्तराखंड के सरकारी स्कूलों में चंपावत की दर्दनाक घटना के बाद बड़ा बदलाव देखने को मिल रहा है। शिक्षा महानिदेशक बंशीधर तिवारी की तरफ से सभी मुख्य शिक्षा अधिकारियों को निर्देशित किया जा चुका है, वो अपने जनपदों में ऐसे सभी स्कूलों का विवरण तैयार करें जिनके भवन जीर्ण और क्षीण हो चुके हैं, या फिर ऐसे भवन जिनकी हालत जर्जर है, जर्जर अवस्था में जो भवन है उनको चिन्हित किया जाए और उनका एक ब्यौरा, एक रिपोर्ट तैयार की जाए। उसमें दो तरह के हैं। ऐसे 3000 स्कूल ऐसे हमारे हैं जो 1961 के पूर्व के बने हैं। तो एक तो उनकी डीपीआर हम लोग बना रहे हैं, और जो प्राइमरी स्कूल है उसके लिए 1.5 लाख, अपर प्राइमरी को 2 लाख और इंटरमीडिएट के लिए 3 लाख हमने उसमें रखा हुआ है। और हमने जो पंचायत हैं, हमारी पंचायतें, उनको भी निर्देशित किया है कि 15वें वित्त और राज्य वित्त का पैसा उसमें खर्च करें। जो स्कूल की ग्राउंड वगैरह वो मनरेगा में ठीक करें। इसके अलावा अगर पैसे की कमी पड़ती है तो राज्य सरकार उसको वहन करेगी। 1961 के बाद के जो हमारे स्कूल हैं वो लगभग हमारे 1000 हैं, जहाँ पे जिनको मरम्मत की ज़रूरत है। उसके भी RWD के द्वारा हम लोग डीपीआर बना रहे हैं और अगले 2 वर्षों में हम सारे ठीक करेंगे। उसमें 2 तरह के हैं। वहीं पौड़ी जिले में स्वास्थ्य विभाग ने कोरोना की रोकथाम के लिए सरकार से बूस्टर डोज भेजे जाने की मांग की है। पौड़ी जिले में अभी भी बूस्टर डोज खत्म हो चुकी है, जिसके कारण अब तक जिले में महज 22.6% लोगों को ही बूस्टर डोज लग पाई है, जिनमें 18 साल से लेकर 59 साल तक के लोग शामिल हैं। जबकि कोरोना के नए वेरिएंट BF7 की भारत में दस्तक होने के बाद से ही स्वास्थ्य विभाग की चिंता बढ़ गई है। हालांकि जिले में स्वास्थ्य विभाग पहली डोज का लक्ष्य 100% पूरा कर चुका है, जबकि दूसरी डोज का भी 95% लोगों को लग चुकी है। लेकिन बूस्टर और प्रिकॉशन डोज की बात की जाए तो उसकी रफ्तार फिलहाल धीमी नजर आ रही है। इस रफ्तार को बढ़ाने के लिए प्रिकॉशन डोज की मांग स्वास्थ्य विभाग ने सरकार से की है, ताकि वैक्सीनेशन को पूरा किया जा सके और तेजी से प्रदेश के लोगों का वैक्सीनेशन किया जा सके। हमारा फर्स्ट डोज 100% कंप्लीट है और जो सेकंड डोज थी हमारा उसके सापेक्ष में 95% कंप्लीट हुआ है डिस्ट्रिक्ट में। और जो बूस्टर डोज है उसमें जो हमारे पास 18 से जो 59 साल तक के जो हमारे टारगेट थे वो थे 3,46,561, जिसमें से 78,216 को बूस्टर डोज लगा दी गई है, जिसका प्रतिशत 22.6% है। तो अभी भी फिलहाल यहाँ पे अभी कोविड वैक्सीनेशन की आपूर्ति नहीं हो पा रही है, तो अभी यहाँ से तुरंत कल एक हाई लेवल की मीटिंग हुई थी जिसमें डिमांड भेज दी गई है और जो कुछ भी यहाँ पे प्रिकॉशन डोज बचे हुए हैं उनको जल्द से जल्द पूरा कर दिया जाएगा एक अभियान के तहत। हमारा फर्स्ट डोज 100% कंप्लीट है। वहीं रामनगर में छात्र संघ चुनाव को लेकर छात्रों में सुबह से ही उत्साह देखा जा रहा है। रामनगर महाविद्यालय में सुबह 9 बजे से लेकर 2 बजे तक मतदान कराया गया, जहां 11:30 बजे तक 750 छात्र छात्राओं ने मतदान किया। वहीं चुनाव को देखते हुए पुलिस ने महाविद्यालय के आसपास 0 जोन घोषित कर दिया था। कोरोना के 2 साल बाद शनिवार को छात्र संघ के लिए सुबह 9 बजे मतदान का काम शुरू हुआ। रामनगर महाविद्यालय के प्रोफेसर GC पंत ने बताया कि छात्र संघ अध्यक्ष, कोषाध्यक्ष, सचिव, विश्वविद्यालय प्रतिनिधि समेत 4 पदों पर चुनाव कराया जा रहा है। तो छात्र संघ का चुनाव हो रहा है आज रामनगर में। हर कोई यहां पर अपनी जीत का दम भर रहा है। जितने भी प्रत्याशी मैदान में है, महाविद्यालय के आसपास जो है 0 जोन घोषित किया गया है और कई पदों पर, लगभग 4 पदों पर छात्र संघ का चुनाव कराया जा रहा है। चुनाव कराया जा रहा है और यहां पर 4 पदों पर, जिनमें से छात्र संघ अध्यक्ष, कोषाध्यक्ष और सचिव, विश्वविद्यालय प्रतिनिधि के पद पर चुनाव कराया जा रहा है। प्रातः ठीक 9 बजे से हमारा मतदान प्रक्रिया प्रारंभ हो गई थी और लगातार बच्चे मतदान करने के लिए आ रहे हैं। अच्छी बात यह है कि जो BA, BSc, BCom प्रथम सेमेस्टर के बच्चे हैं अति उत्साहित हैं वोट देने के लिए। और आपने भीतर भी जब आप जाएंगे वहां से और गेट में भी जब आप जाएंगे तो मैं बहुत ज़्यादा प्रसन्न हूँ, आशान्वित हूँ, इसलिए कि हमारे बच्चे बहुत शालीन हैं और बहुत शालीनता के साथ बच्चे अपना पूरा परिचय पत्र लेकर के हमारे सिस्टम को मानते हुए गेट से भीतर को आ रहे हैं और बूथों में भी बच्चे बहुत अच्छा सहयोग कर रहे हैं। कुल मिलाकर के हमारे महाविद्यालय का जो मतदान है ये आदर्श मतदान साबित हो, मैं ऐसा बाबा गुल्लर सिद्ध से अपेक्षा रखता हूं और वही हमारी निगहबानी भी करते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद।
खबर लक्सर से है, जहां कोरोना के नए वेरिएंट BF7 ने चाइना में तबाही मचा रखी है। वहीं भारत में भी नए वेरिएंट के केस मिलने पर हाई अलर्ट जारी किया गया है। अब एक बार फिर से कोरोना की लहर का खतरा देशवासियों को सता रहा है। हरिद्वार देहात में स्वास्थ्य विभाग ने कोरोना के नए वेरिएंट BF7 को लेकर तैयारी कर ली है, जहां ऑक्सीजन से अटैच 18 बेड को आइसोलेशन वार्ड बनाया गया है। तो लक्सर सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र से सैंपलिंग को भी शुरू कर दिया गया है। साथ ही लोगों को स्वास्थ्य विभाग, नगर पालिका प्रशासन और आशा कार्यकर्ताओं के माध्यम से लोगों को अवेयर किया जा रहा है, जागरूक किया जा रहा है कोरोना के नए वेरिएंट को लेकर कि किस तरीके से लोगों को सावधानी बरतनी चाहिए और मास्क का, सोशल डिस्टेंसिंग का पालन किया जाना चाहिए। तो लक्सर में वैक्सीनेशन की जो रफ्तार है वो भी तेज कर दी गई है प्रशासन की तरफ से। हरिद्वार देहात में स्वास्थ्य विभाग ने कोरोना के नए वेरिएंट BF7 को लेकर पूरी तैयारी कर ली है। ऑक्सीजन से अटैच 18 बेड्स आइसोलेशन वार्ड बना दिया गया है। लक्सर सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में सैंपलिंग की जांच शुरू कर दी गई है। कोरोना की सैंपलिंग को भी तेज कर दिया गया है। साथ ही लोगों को स्वास्थ्य विभाग, नगर पालिका प्रशासन और आशा कार्यकर्ताओं के जरिए अवेयर करने के काम कर रहा है। जारी की गई है, उसमें मेनली 3-4 चीज़ों में जोर दिया गया है। पहला तो फर्स्ट यही है कि मास्क पहन के रखिए, सोशल डिस्टेंसिंग और भीड़ भाड़ इलाकों से ज़्यादा दूर रहिए। सेकेंडली आया है कि जो प्रिकॉशन डोज है जो लोगों को लगनी है उस पर जोर दिया गया है। तो उसमें हम डाटा का वो पूरा सर्वे कर रहे हैं और हमने डिस्ट्रिक्ट से डिमांड भी करी है कि हमें इतनी प्रिकॉशन डोज चाहिए। और अभी बहुत जल्दी 1-2 दिन में ही हम अपनी CSC, PSC और सब सेंटरों में वैक्सीनेशन स्टार्ट करा देंगे प्रिकॉशन डोज का। कहूँगा कि जिन लोगों को अभी तक प्रिकॉशन डोज नहीं लगी है, चाहे वो कोविशील्ड हो या कोवैक्सीन हो, वो CSC में आके एक नंबर हम डिस्प्ले कर देंगे कि उनसे पता कर लें कि कहाँ का वैक्सीनेशन हो रहा है, जिस कारण सब अपना तीसरा डोज ले लें। हल्द्वानी की चरमराई यातायात व्यवस्था को दुरुस्त करने के लिए इन दिनों नैनीताल पुलिस की जगह यातायात से संबंधित गोष्ठी का आयोजन किया जा रहा है और लोगों के लिए जागरूकता अभियान चलाया जा रहा है। इसी कड़ी में अपर पुलिस अधीक्षक यातायात डॉक्टर जगदीश चंद्र ने ग्राउंड जीरो पर पहुंचकर यातायात व्यवस्था की कमान संभाली। स्कूल कर्मियों से यातायात व्यवस्था को दुरुस्त करने में अपना सहयोग देने की अपील की है। उन्होंने अपर पुलिस अधीक्षक यातायात डॉक्टर जगदीश चंद्र ने बताया कि हाईवे पर स्कूल खुलने और बंद होने के समय यातायात व्यवस्था दुरुस्त न रहने की समस्या रहती है। इसको लेकर उन्होंने कहा कि स्कूल संचालकों को दिशा निर्देश दिए गए हैं कि यातायात कंट्रोल करने में अपना सहयोग दें और बेवजह का जाम जो है वो सड़क पर ना लगाया जाए। तो हल्द्वानी में चरमराई यातायात व्यवस्था की जो कमान है वो SP ट्रैफिक ने संभाली है और वो खुद ग्राउंड जीरो पर उतरकर उन्होंने ट्रैफिक व्यवस्था की कमान संभाली है। स्कूल कर्मियों से उन्होंने यहाँ पर सहयोग देने की मांग की है। पाने के लिए कुछ व्यवहारिक योजनाएं बनाई हैं जिनको हम स्कूलों के साथ शेयर कर रहे हैं। आज एक एडवाइजरी जारी कर रहे हैं जिसमें स्कूलों को ये निर्देश दिया जा रहा है कि वो ट्रैफिक व्यवस्था किस ढंग से वहाँ अपने खुलते और बंद होते समय स्कूलों के बनाएं, जिसके कारण वहाँ पे जाम ना लगे, जो सामान्य कम्यूटर्स हैं, यात्री हैं, उनको जाम का सामना ना करना पड़े। इसके लिए कुछ उपाय बताए गए हैं जो इस ढंग से हैं कि खुलते समय और बंद होते समय स्कूलों के वहाँ पे अपने सुरक्षा कर्मी लगाएं वो पर्याप्त संख्या में, जो ट्रैफिक को वहाँ पे मैनेज करें। वहाँ पे कोन्स, ट्रैफिक कोन्स और साथ में रस्से उसका इस्तेमाल करें जिससे कि एक सर्विस लेन बन सके और जितने भी स्कूल बसें हैं, टेम्पू हैं, अभिभावक जो अपने प्राइवेट व्हीकल्स में लेके आ रहे हैं वो एक लाइन पे लग के बच्चों को अपना उतारें और साथ में लेके जाएं। CCTV कैमरे लगाने के लिए इसमें निर्देश किया गया कि उच्च क्वालिटी के CCTV लगाएं जिससे कि बच्चों की सुरक्षा उसमें संग्रहित हो सके। पाने के लिए देहरादून में मीट की दुकानें आपको हर मोहल्ले और चौराहे पर आसानी से मिल जाएगी। जाहिर है कि नॉनवेज खाने वालों की संख्या ऐसी ही दुकानों से ताज़ा मीट लेने के लिए पहुंचती है, लेकिन क्या आप आश्वस्त हैं कि जो मीट आप खा रहे हैं वो जहरीला या किसी बीमार पशु का तो नहीं है? दरअसल बाजारों में मटन या चिकन बेचने वालों के लिए एक खास नियम है जिसके तहत स्लॉटर हाउस में इन पशु या मुर्गों के स्वास्थ्य की जाँच की जाती है, उसके बाद ही इन्हें बाजारों तक पहुँचाया जाता है। लेकिन देहरादून
में ऐसी कोई व्यवस्था फिलहाल नहीं दिख रही है। आपको जानकर हैरानी होगी कि देहरादून नगर निगम में केवल एक स्लॉटर हाउस ही रिकॉर्ड में है, उसे भी कोर्ट के निर्देशों के क्रम में मानक पूरा न होने के चलते बंद कर दिया गया था। ऐसे में सवाल यह है कि आखिरकार देहरादून शहर में सड़कों सैकड़ों जो मीट की दुकानें हैं, उनके लिए जो मटन और चिकन है वो कहां से पहुंच रहा है, क्योंकि स्लॉटर हाउस तो जो स्लॉटर हाउस है देहरादून में वो मानकों के अनुरूप नहीं है, जो था उसको भी बंद किया गया है। ऐसे में सवाल यह है उत्तराखंड में एक विशेष समुदाय के बढ़ते जनसंख्या घनत्व को अब सरकार भी गंभीर हो गई है। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने प्रदेश में मदरसों की जांच के साथ साथ अवांछित श्रेणी के लोगों पर भी अंकुश लगाने के निर्देश दिए हैं। ये रिपोर्ट देखिए। मदरसों का जो वहाँ पर स्कूली शिक्षा की जगह कई अन्य चीजें भी जो होती हैं, उसके लिए हमने कहा था कि हम उसका सर्वे करेंगे, पुलिस विभाग उसको आगे बढ़ाएगा। उत्तराखंड को देवभूमि कहा जाता है और इस देवभूमि में बना प्यार भरा माहौल बिगड़ने न पाए, उसके लिए अब पुलिस को सख्त रुख अपनाने के निर्देश सीएम धामी की तरफ से दिए गए हैं। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कहा है, राज्य में मदरसों की जांच तो जारी रहेगी, साथ ही साथ अवांछनीय तत्वों पर कार्रवाई भी की जाएगी। इसके साथ ही सीएम धामी ने कहा है कि राज्य में एक विशेष समुदाय की बढ़ती जनसंख्या भी चिंता का विषय है, इसलिए जांच को और तेज किया जाए। मदरसों का जो वहाँ पर स्कूली शिक्षा की जगह कई अन्य चीजें भी जो होती हैं, उसके लिए हमने कहा था कि हम उसका सर्वे करेंगे, पुलिस विभाग उसको आगे बढ़ाएगा। वहाँ भी कहीं थोड़ा और तेजी से चलाने की जरूरत है और जो तमाम प्रकार की ऐसी पॉपुलेशन है जो हमारे बहुत सारे क्षेत्रों में आकर बढ़ जाती है, वो हमारे लिए बहुत चिंता का विषय है कि कैसे हम उस पर रोक लगाएं, कैसे उस पर सख्ती करें कि कोई भी अनवांटेड जो अवांछित तत्व है वो उत्तराखंड के अंदर ना आ रहा है। देवभूमि का जो स्वरूप है वो स्वरूप बना रहे, उसकी जिम्मेदारी, सबसे बड़ी जिम्मेदारी अगर किसी विभाग की है तो पुलिस विभाग की है। सीएम धामी के इस पहल को बीजेपी ने बड़ी उपलब्धि और राज्य के लिए लिया गया हितकारी निर्णय बताया है। बीजेपी के प्रदेश प्रवक्ता ने कहा है कि राज्य में इसकी जो शिकायतें मिल रही थी उस पर भी विराम लगेगा, लेकिन विपक्ष अब भी सरकार की मंशा पर सवाल खड़े कर रहा है। कांग्रेस के प्रदेश प्रवक्ता ने कहा है कि सरकार निर्देश तो दे रही है, लेकिन कार्रवाई धरातल पर नहीं हो रही है। निश्चित तौर पर मुख्यमंत्री जी उत्तराखंड के प्रति बहुत संवेदनशील हैं और उत्तराखंड में बाहरी लोग, बाहरी तत्व, असामाजिक तत्व यहाँ पेट ना बना पाएं, इसको लेकर मुख्यमंत्री चिंतित रहते हैं और लगातार अधिकारियों को दिशा निर्देश देते रहते हैं। इसी के निमित्त कल उन्होंने कहा कि मदरसों की भी जांच हो, कोई अवांछनीय तत्व वहाँ पर ना ठहरने पाए, कोई सरकार से मान्यता प्राप्त जो मदरसे हैं उन्हीं पर जो है केवल निगरानी ना हो, जिनको मान्यता नहीं मिली है वैसे मदरसे ना चल रहे हों, उनकी भी जाँच की जाए और बाहरी राज्यों से कोई अवांछनीय तत्व यहाँ पर शरण ना ले, उसकी भी जो है जांच मुख्यमंत्री जी चाहते हैं कि तीव्रता से हो। जांच लगातार चल रही है, लेकिन इसको और बढ़ाने का निर्देश माननीय मुख्यमंत्री जी ने दिया है। देखिए, जहां तक मदरसों की जांच का सवाल है, हम पहले ही कर चुके हैं कि अगर आपकी मंशा मदरसों के उत्थान की है, अगर वहां पर आप आधुनिक शिक्षा देना चाहते हैं, अगर मदरसे के बच्चों को आप आधुनिक शिक्षा में शामिल करना चाहते हैं और अगर उनका शैक्षणिक स्तर बढ़ता है तो इस पर किसी को भी कोई ऐतराज नहीं। आपको जांच एक बार नहीं 100 बार आप जांच करनी चाहिए, लेकिन किसी को परेशान करने की आपकी मंशा नहीं होनी चाहिए। अगर कहीं कोई गैर कानूनी गतिविधि चल रही है, पुलिस प्रशासन के संज्ञान में अगर इस प्रकार का कोई मामला है, चाहे वो मदरसे में हो या अन्य किसी भी संस्थान में हो, तो उस पुलिस प्रशासन को कानून के हिसाब से कड़ी कार्रवाई करनी चाहिए। उत्तराखंड का जिम्मा सीएम धामी के कंधों पर है और सीएम धामी भी अपनी कुशल नेतृत्व में राज्य को आगे बढ़ा भी रहे हैं, लेकिन राज्य में एक विशेष समुदाय के बढ़ते जनसंख्या घनत्व पर अब सरकार भी चिंतित नजर आ रही है। ऐसे में देखना यह होगा कि इस गंभीर विषय पर सरकार कैसे कार्रवाई करती है ताकि राज्य का सौहार्दपूर्ण माहौल बिगड़ने न पाए। देहरादून से इंडिया वॉइस के लिए अभय कैतुरा की रिपोर्ट। देवभूमि समाचार में फिलहाल इतना ही। लगातार खबरों के लिए देखते रहिए इंडिया वॉइस।